सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। इतिहास के साथियों 100 क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में देखेंगे और इन 100 क्वेश्चंस के माध्यम से संपूर्ण निचोड़ समाहित किया है इतिहास विषय का। तो साथियों परीक्षा से पहले इन इतिहास के 100 क्वेश्चंस को देखकर जाइएगा, परीक्षा में आपको बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कागज का आविष्कार किसने किया। सबसे पहले प्रश्न आता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन के देश में हुआ। पहली बात आपको ध्यान रखना है, चीन के ही एक व्यक्ति हैं, इन व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है साथियों, कैलुन। इनका नाम था कैलुन और इन्होंने कागज का आविष्कार किया, यह आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों कागज का आविष्कार किसका इस्तेमाल करके किया गया, तो बांस और रेशम के टुकड़ों का इस्तेमाल करके कागज का आविष्कार किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इंडिया नाम जो है ये कौन सी नदी से लिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस प्रश्न के बारे में साथियों मैं आपको बताऊं, भारत यानी कि इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहली बात आपको ध्यान रखना है। अगर ग्रीक जो लोग थे साथियों ये इंडिया को क्या कहते थे, इंडोई कहते थे। इसका मतलब क्या होता था, इंडोई का मतलब सिंधु के लोग, इसका यह मतलब होता था। ये जानकारी भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों खिलजी वंश का प्रथम शासक आपसे पूछा जा रहा है, तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, आप सभी लोग मालूम होना चाहिए साथियों। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे ये खिलजी वंश के प्रथम शासक थे। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए भाई आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेंगे। चलिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य शेयर करेंगे। तो पूछा जा रहा है कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, यह भारत के किस युग से संबंधित है। चलिए तो किस युग से संबंधित है, या दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। अजमेर को क्या कहा जाता है साथियों, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और अगर बात करते हैं साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे, इन्होंने साथियों अगर बात करें 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है, बताइए। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद होगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे साथियों, रामानुजाचार्य के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। देखिए तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा का नाम क्या था, हरिहर। ये आपको ध्यान रखना है, क्या नाम था, हरिहर प्रथम इनका नाम था, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कि उस इंजीनियर का नाम आपको बताना है जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया, बताइए, यानी कि दुनिया के सामने लाया। तो वो उस इंजीनियर का नाम क्या था, कर्नल कॉलिन मैकेंजी नाम आपको ध्यान रखना है। ये एक इंजीनियर था और इनके द्वारा हम्पी के खंडहरों को साथियों दुनिया के समक्ष लाया गया, यानी कि दुनिया का परिचय इससे कराया गया। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि साथियों कौन से साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1347 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो साथियों हसन गंगू के द्वारा की गई थी। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों वर्तमान समय का डॉट 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 विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी।
तो साथियों अभी आप लोगों ने देखा कि साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय का, तो साथियों हम्पी विजयनगर, हम्पी वर्तमान समय का हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो किसके शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? लोधी वंश के शासकों को कहा जाता था, खिलजी वंश के शासकों को भी कहा जाता था, तुगलक वंश के शासकों को भी कहा जाता था, लेकिन मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं कि सुल्तान, अगर आप पूछा जाए कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो महमूद गजनवी था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र आपको बताना है, यानी कि मुगल सम्राट जहांगीर जो था ये किसका पुत्र था, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हमीदा बानो बेगम की माँ थी, यानी कि हमीदा बानो बेगम की माँ का नाम आपको बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए। तो यहां पर साथियों बात करें, हमीदा बानो बेगम जो थी ये अकबर की माँ का नाम था। किसकी माँ का नाम था? अकबर की माँ का नाम था। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के तीसरे मुगल सम्राट की अगर बात चल रही है तो साथियों अकबर थे, यानी कि आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारत के तीसरे मुगल सम्राट अकबर थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि बाबर की आत्मकथा बाबर नामक किस भाषा में लिखी गई थी, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों यहां पर अगर बात करें तुर्की भाषा में लिखी गई थी। जो बाबर की आत्मकथा थी जिसका नाम है बाबरनामा, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि रत्नावली किसकी कृति है। तो साथियों बात करें रत्नावली किसकी कृति है, तो हर्षवर्धन का नाम अगर आपके विचार आ रहा है, आपके मन में आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं रत्नावली के साथ प्रियदर्शिका की, नागानंद की, तो ये किसके रचनाकार कौन थे, तो हर्षवर्धन थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं साथियों चाणक्य की, तो चाणक्य की एक कृति है अर्थशास्त्र, शूद्रक की एक कृति है मृच्छकटिकम। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे। तो कवि थे, उपन्यासकार थे, व्याकरणाचार्य थे या लेखक थे। यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, पाणिनि जो थे साथियों ये व्याकरण के, यानी कि संस्कृत के प्रसिद्ध कौन थे, व्याकरणाचार्य थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनकी एक रचना है अष्टाध्यायी, वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा है। तो मुद्रा राक्षस के साथियों लेखक कौन है, आपको मालूम होना चाहिए, विशाख दत्त हैं। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी। तो पहली बात तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है, आर्यभट्ट इसके लेखक हैं। अब पूछा जा रहा है किस भाषा में लिखी गई थी, तो किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कोणार्क सूर्य मंदिर जो है इसकी स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो यहाँ पर साथियों बात करें राजा नरसिंह देव प्रथम की, तो इनके द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इस मंदिर को साथियों ब्लैक पैगोडा मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ओडिशा में महानदी के तट पर स्थित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध गोल गुंबज की अगर बात करें तो गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। अगर गोल गुंबज की बात करें तो ये किसका मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, इसको गोल गुंबज को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको गोल घुघट भी कहा जाता है। क्या? गोल घुमट भी इसको कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, यह बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कर्नाटक अगर ऑप्शन में आ जाए तो कर्नाटक होगा, अगर बीजापुर ऑप्शन में आ जाए तो बीजापुर होगा। उसके बाद देखिए चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। कानपुर में, नई दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में।
तो चार मीनार की अगर बात करते हैं साथियों, कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1591 में इसका निर्माण किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि चिनकिलिच खां के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो सकता है। चलिए तो हैदराबाद की अगर बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद चिनकिलिच खां के शासन काल के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया था जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए कि साथियों चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए अगर बात करें साथियों चिल्लियावाला युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो सरदार शेर सिंह और उसके अलावा लॉर्ड गॉफ के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 1849 में लड़ा गया था। इसलिए आपका आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों स्वर्ण मंदिर पहली बात तो कहां पर स्थित है, ठीक है, किस झील के किनारे पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो अमृतसर सरोवर झील के किनारे पर स्थित है, यह बात आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण मंदिर की बात करें तो साथियों इसको दो नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर को एक तो हर मंदिर भी कहा जाता है, हर मंदिर साहिब भी कहा जाता है, और दरबार साहिब भी कहा जाता है। तो ये भी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों से साथियों रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ पर इस क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। तो एक बार क्लास को भाई शेयर करके वापस क्लास में आ जाइए, क्योंकि क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है। चलिए स्वर्ण मंदिर जिसे हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, तो अभी साथियों यहाँ पर आपको बताया गया। तो अब आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों मैंने आपको बताया था कि स्वर्ण मंदिर जिसे हर मंदिर साहिब भी कहा जाता है और दरबार मंदिर भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अमृतसर में स्थित है। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी यानी कि वर्तमान में ननकाना साहिब में हुआ था। तो कब हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो गुरु नानक जी का जन्म साथियों 1469 में हुआ था, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए आपसे पूछा जाएगा गुरु नानक जी ने साथियों कौन से नगर बसाया था, तो करतारपुर नगर बसाया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो साथियों 1539 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना कब की थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो कब की थी साथियों, कौन सी शताब्दी में की थी, आपसे पूछी जा रही है। तो 15वीं ईस्वी शताब्दी में की थी। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। आपसे पूछे सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो साथियों किसने की थी, गुरु नानक देव ने ही की थी। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर के आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। जो आदि ग्रंथ है ये किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है साथियों सिख धर्म का ये धार्मिक ग्रंथ है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी था, बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। तो सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बात करें साथियों कि श्री पटना साहिब शामिल है, तो बिल्कुल शामिल है। श्री दमदमा साहिब भी शामिल है। श्री केशड़गढ़ साहिब भी शामिल है जो कि आनंदपुर में है, लेकिन रकाबगंज साहिब ये शामिल नहीं है। तो इसलिए आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अंग्रेजों ने कब पंजाब पर कब्जा किया था। तो अंग्रेजों के द्वारा पंजाब पर कब कब्जा किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया था, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के तहत है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कि सालबाई की संधि पर कब यानी कि कब हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर साथियों सालबाई की संधि जो है वो मई 1782 को हुई थी। कब हुई थी, मई 1782 को हुई थी। इसमें हस्ताक्षर किए गए थे कि जिसमें पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था इस संधि ने। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। उसके बाद देखिए शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए वैज्ञानिक रणनीति और सैन्य रणनीति का उपयोग किया, या नैसर्गिक या गुरिल्ला या सामरिक।
यहाँ पर अगर बात करें साथियों, गुरिल्ला रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया, ये आपको ध्यान रखना है। किसने? शिवाजी ने। कब? 1660 में। कहाँ? दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए गुरिल्ला रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का साथियों अगर बात करें जन्म किस किले में हुआ था, तो शिवनेरी के किले में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जा रहा है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है। उसके बाद देखिए कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली, आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा साथियों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो 1853 आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल पासपोर्ट फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई, यानी कि कहां पर स्थापित की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल जो है ये साथियों कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। यह बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर जिनका भी डी के साथ जा रहा है बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। उसके बाद देखिए कि इनमें से किस महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया। तो साथियों इनमें से किस महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद अब तक नहीं बदला गया? साथियों दिल्ली था, अब दिल्ली ही है। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की राजधानी पहले क्या थी? कलकत्ता थी, अब उसके बाद दिल्ली हुई साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखें। अगर आपसे पूछे दिल्ली की स्थापना किसने की, तो अनंगपाल तोमर ने की। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है? तो विश्व के सर्वोच्च युद्ध स्थल के रूप में साथियों किसे जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जिनका भी आंसर सी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम जयप्रकाश नारायण है। क्या नाम है साथियों? जयप्रकाश नारायण है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि कौन सी शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत हुई? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, परीक्षा वाला क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास कब से कब तक माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास कब से कब तक माना जाता है? तो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक काल का इतिहास कब से कब तक माना जाता है? तो 1707 से साथियों वर्तमान समय तक माना जाता है। अभी यही चल रहा है आधुनिक काल। तो बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो 18वीं शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। 1940 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसे आमंत्रित किया था साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न के खुदाई खिदमतदार आंदोलन का संस्थापक था, यानी कि कौन था? उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। तो साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो बात आपको ये ध्यान रखना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर बात करते हैं तो ये खुदाई खिदमतदार आंदोलन के संस्थापक कहलाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने 1947 में भारत और पाकिस्तान विभाजन का विरोध किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो किस व्यक्ति को बादशाह खान कहा जाता है? अभी हम लोगों ने साथियों जिक्र किया था खान अब्दुल गफ्फार खान का। इनको साथियों खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक है ये, और इन्होंने भारत और पाकिस्तान का विरोध किया था। और इनको साथियों बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद देखिए 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों किसके द्वारा की गई थी आपसे पूछा जा रहा है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। आपको ध्यान रखना है। 1861 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए। देखिए
यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा भारतीय राज्य था, तो अरुणाचल प्रदेश को साथियों 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। तो जो लोग भी सोच रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है, इसमें से सबसे पुरानी कौन सी घटना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि पूना पैक्ट की अगर बात करते हैं तो साथियों ठीक है, क्या है? 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी बात आपसे पूछी जा रही है। असहयोग आंदोलन की अगर बात करते हैं तो 1920, और अगर भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं तो ये तो साथियों 1942। तो इसमें से सबसे पुरानी घटना कौन सी घटित हुई थी? 1942 वाली, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड वाली। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सबसे लंबा है और सबसे विस्तृत है? तो साथियों इस प्रकार से प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, लेकिन पूछा वही आपसे गया है कि विश्व का सबसे लंबा संविधान जो है वो किसका है, तो भारत का है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि श्रीलंका में लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? तो श्रीलंका की अगर बात करें, लोग जो है वो किस धर्म का अनुसरण करते हैं, तो बौद्ध धर्म मानते हैं साथियों श्रीलंका में अधिकतर लोग। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रांस की अंतिम रानी जिनका नाम है मैरी एंटोनेट, इनका जन्म जो हुआ था साथियों वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? तो 1755 में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो शायद अभी हम लोगों ने देखा था इस क्लास में। तो साथियों किसे दिया जाता है? किन शी हुआंग को दिया जाता है चीन की विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यही क्वेश्चन था, शायद इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन था, ध्यान नहीं, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 52वें नंबर का प्रश्न है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो साथियों 4 जनवरी को अगर बात करें, म्यांमार दिवस मनाया जाता है। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। म्यांमार को पैगोडा का देश भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका भी आंसर यानी कि 4 जनवरी को म्यांमार स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो जिनका उत्तर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो बर्लिन की दीवार को साथियों कब ध्वस्त किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1989 में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गरम दल के एक प्रमुख नेता थे, जिनका नाम था साथियों लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है और पंजाब का शेर भी कहा जाता है। तो जिनका भी उत्तर, जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ है, ऑप्शन नंबर उत्तर ए कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा कौन सा चीनी विद्वान रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। देखिए, तो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन जिसने किया था, तो विजयवाड़ा का कौन सा वो चीनी विद्वान रहा है? तो कौन रहा है साथियों? जुआन जांग रहा है। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो जो जातक कथाएं हैं इसमें किसके जन्म के बारे में बताया गया है साथियों? गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध कह लो या गौतम बुद्ध कह लो, एक ही बात है। जिनका उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों माँ की अगर बात करें, इनका नाम क्या था? महामाया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम था? महामाया था। माया आ जाए ऑप्शन के रूप में या महामाया आ जाए, बात एक ही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि के बारे में आपसे साथियों पूछा जा रहा है। बाणभट्ट की अगर बात करें तो यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए साथियों कादंबरी की रचना किसने की, तो बाणभट्ट के द्वारा ही कादंबरी की भी रचना की गई। अगर आपसे पूछा जाए हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो बाणभट्ट ने ही की। ये सारी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उस महान व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो साथियों किसने दिया था?
बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान आर्यभट्ट ने दिया था, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट की अगर बात करें साथियों, ये एक गणितज्ञ थे, गणितज्ञ भी थे और ये एक ज्योतिषविद थे, दोनों ही बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट की अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था, महेंद्र ने लिखा था, बिंबिसार ने, अशोक ने लिखा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, तो अगर बात करते हैं साथियों अशोक की अगर बात करें तो उसकी कलिंग विजय का जो वर्णन किया गया है कौन से शिलालेख में किया गया है? 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग की अगर बात करें तो वर्तमान समय में कलिंग को ओडिशा कहा जाता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा, यह आपको ध्यान रखना है। ईरान के प्राचीन नाम की बात आपसे पूछी जा रही है, क्या भाई ईरान का प्राचीन नाम क्या था? तो साथियों ईरान को हम लोग क्या कहते थे प्राचीन में? ठीक है, क्या कहते थे? फारस कहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए राइट आंसर। बांग्लादेश कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बांग्लादेश की साथियों बात करें तो ये 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसी प्रश्न को साथियों इसी क्लास में पहले डिस्कस किया जा चुका है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? श्रीलंका की, बांग्लादेश की, नेपाल की या भूटान की? तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे 1971 में किस देश की स्थापना हुई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। किस देश से अलग होकर बांग्लादेश एक अलग देश बना? तो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे पाकिस्तान से। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। आयरन चांसलर किसे कहा जाता है? चंगेज खां को, नेपोलियन बोनापार्ट को, ऑटो वॉन बिस्मार्क को या एडोल्फ हिटलर को? तो किसको कहा जाता है साथियों? ऑटो वॉन बिस्मार्क की अगर बात करते हैं तो इसको ही आयरन चांसलर कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। उसके बाद देखिए कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को बनाया जाता है? तो 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस साथियों म्यांमार का बनाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिए चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये भी साथियों अभी डिस्कस हो गया था। एक आध क्वेश्चन जो है वो साथियों रिपीट यहाँ पर हो रहे हैं किसी वजह से। तो क्विन शी हुआंग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न भाई इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक मनु के रूप में किसे जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या जीवी मावलंकर को? तो अगर यहां पर साथियों बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय इतिहास में बादशाह खान किसे कहा जाता है? तो साथियों बादशाह खान की अगर बात करते हैं किसे कहा जाता है बादशाह खान? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है साथियों, कुछ क्वेश्चन किसी वजह से साथियों रिपीट हो रहे हैं, कोई दिक्कत है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। और जो क्वेश्चन साथियों रिपीट हो रहे हैं 1 से 2 या 3 से 4 क्वेश्चन होंगे या 4 मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, तो कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। जैसे कि अभी मान लीजिए अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था तो दोबारा से आ गया, तो क्या दोबारा आप लोग जब इस क्वेश्चन को देख रहे हो कि इसका उत्तर बता पा रहे हो? अगर बता पा रहे हो तो साथियों बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये नारा साथियों किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित कथन में से किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या लोकमान्य तिलक ने? तो यहाँ पर साथियों बात करते हैं अगर लोकमान्य तिलक की, तो साथियों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था साथियों? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। ये सारी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी गई? यानी कि जब किसी ने इनको ये उपाधि दी तो इनका साथी इनको कहा जाने लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा दी गई? महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि इनमें से किसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है
है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास अगर आपका उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। तो भारत के मार्टिन लूथर की अगर बात करते हैं साथियों, दयानंद सरस्वती की अगर बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए स्टार बनाकर साथियों इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि एम के गांधी को महात्मा जी की उपाधि जो है वो किसने दी, आपसे पूछा जा रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने, लोकमान्य तिलक ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या दादा भाई नौरोजी ने। तो यहां पर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाता है। यानी कि एम के गांधी को महात्मा की उपाधि जो है, यानी कि पूरा नाम फिर हो गया इनका महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी कहा जाने लगा, तो महात्मा गांधी की महात्मा की उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड कैनिंग। तो अगर बात करें भारत के प्रथम वायसराय की तो लॉर्ड कैनिंग थे, आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के प्रथम वायसराय थे। उसके बाद देखिए 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय साथियों बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए साथियों भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें कब शुरू किया गया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन शहर से शुरू हुआ, तो कौन से शहर से शुरू हुआ, कराची से, लाहौर से, दिल्ली से या बंबई से। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बंबई से शुरू हुआ जो भारत छोड़ो आंदोलन था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि आंदोलन को यानी कि कौन से आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन को, होम रूल आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को या भारत छोड़ो आंदोलन को। तो आंसर आपका जो जाना चाहिए वो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जाना चाहिए। इसको साथियों अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी जी कहां पर थे। रावलपिंडी में थे, नई दिल्ली में थे, कलकत्ता में थे या पुणे में थे। तो साथियों जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी जो थे वो कलकत्ता में थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई, 15 अगस्त 1947 को, 3 जून 1947 को, 17 जुलाई 1947 को, 1 जुलाई 1947 को। तो अगर बात करते हैं साथियों 3 जून 1947 की, तो भारत के बंटवारे की घोषणा कब की गई, तो 3 जून 1947 को की गई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों किसे कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड मार्ले को, लॉर्ड मिंटो को या लॉर्ड हार्डिंग को। लॉर्ड मिंटो का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों इनका नाम ध्यान रखना है, क्योंकि इनको ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसलिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए कि इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, इस क्वेश्चन पर भी आप लोग क्या लगाएंगे, डबल स्टार लगाएंगे। और इसका राइट आंसर अगर आपका जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि भारत में सिविल सेवाओं का जनक चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड एल्गिन थे या लॉर्ड कॉर्नवालिस थे या लॉर्ड रिपन थे। तो भारत के पहले वायसराय के साथियों अगर बात करते हैं तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की यहाँ पर बात चल रही है साथियों। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आपको ध्यान रखना है। सी राजगोपालाचारी भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, चक्रवर्ती करके सी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल राजा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या लॉर्ड वेवेल। यहाँ पर साथियों अगर बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, तो नाम आपको ध्यान रखना है लॉर्ड माउंटबेटन का, और ये स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय के रूप में यानी कि लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी कहा जाता है। तो प्रश्न आपसे यहाँ पर साथियों जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि बताइए ऑप्शंस में से किसको
पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को, मौलाना आजाद को, रविन्द्रनाथ टैगोर को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो लाला लाजपत राय की अगर बात करते हैं तो इनको पंजाब केसरी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में कहा जाता है? यानी कि किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? बांध को, वनों को, नदियों को या झीलों को? तो बांधों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, डैम्स के बारे में, इनको आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपको ध्यान रखना है। इनको आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर था। उसके बाद देखिए, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए? 1940 में, 1925 में, 1931 में या 1920 में? तो अगर बात करते हैं साथियों, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो 1931 में किए गए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि पूना समझौते पर किस किसने हस्ताक्षर किए? तो पूना समझौते पर साथियों गांधी जी और एस सी बोस ने, या गांधी जी भीमराव अम्बेडकर ने, गांधी जी या लॉर्ड इरविन ने, या गांधी जी M.A. जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो साथियों अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के द्वारा पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आंसर आपका जो जा रहा है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है। जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अभी पूना समझौते की साथियों बात चल रही थी, तो पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौते का संबंध किससे था आपसे पूछा जा रहा है। तो किससे था साथियों? पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से, हिंदुओं के चुनावी सीटों के आरक्षण से, मुस्लिमों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से या सिखों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, पिछड़ों के वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से पूना समझौते का संबंध था। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए कि 1930 में महात्मा गांधी जी ने किसके विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था? तो किसके विरुद्ध किया था? कांग्रेस के दमन के विरुद्ध, हरिजनों के अत्याचारों के विरुद्ध, सामुदायिक पुरस्कार के विरुद्ध या नमक पर लगाए गए करों के विरुद्ध? तो बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की क्या होगा, तो नमक पर लगाए गए साथियों, नमक पर जो कर लगाया गया था उसके विरुद्ध महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में दांडी यात्रा का आयोजन किया गया था, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1930 में, 1928 में, 1931 में या 1927 में? तो अगर बात करते हैं साथियों साइमन कमीशन कब भारत आया, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था? खेड़ा था, बारदोली था, चंपारण था, दांडी मार्च था? तो साथियों कौन सा ऐसा सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? आपसे पूछा जा रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह ही महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही उत्तर है, बल्कि बी नहीं बल्कि सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1928 में? तो साथियों कब शुरू किया गया था? 1930 में शुरू किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए साथियों कि रॉलेट एक्ट में पारित किया गया, यानी कि रॉलेट एक्ट जो है वो कब पारित किया गया? 1920 में, 1922 में, 1919 में या 1921 में? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर 1919 में इसको पारित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे साथियों आप सभी के लिए इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी की परीक्षा को देखते हुए साथियों इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया एक पीडीएफ के रूप में आपको देने के लिए साथियों एक क्लास बनाई गई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।